नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के ऊपर है। रूल्स कैन नॉट चेंज मिडवे ऑफ पब्लिक सर्विसेज रिक्रूटमेंट। लोक सेवा भर्ती पर संवैधानिक पीठ का फैसला आया है। लोक सेवा भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता मानदंड प्रक्रिया शुरू होने के बाद तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियमों या मूल विज्ञापन द्वारा इसकी अनुमति न दी गई हो। रिक्रूटमेंट के लिए कानून, नियम एवं प्रक्रियाएं संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 16 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर, मौलिक अधिकारों का पालन करना चाहिए। एनी चेंजेस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता मानदंड में कोई भी बदलाव, एनी चेंजेस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अनुरूप होना चाहिए, यानी गैर मनमाने की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और समानता एवं गैर भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया। इसके अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्तियों के नियमों एवं एलिजिबिलिटी की कंडीशन में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति ना दें। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में सूची में पात्रता मानदंड बीच में नहीं बदले जा सकते जब तक कि मौजूदा नियम अनुमति ना दें या विज्ञापन मौजूदा नियमों के खिलाफ ना हो। और कोर्ट ने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए, जो कि कोर्ट ने दिया। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि मौजूदा नियमों के अधीन बोर्ड निकाय भर्ती प्रक्रिया के लिए उचित प्रक्रिया बना सकते हैं। यह पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण हो। मौजूदा नियम नियुक्ति प्रक्रिया एवं एलिजिबिलिटी के मानदंड के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी है। सही है कि चयन सूची में स्थान पाने से नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता है और राज्य या भर्ती निकाय समुचित कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। रिक्तियां हैं तो प्रतीक्षा या विचाराधीन आवेदक को नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। हालांकि राज्य को चयनित उम्मीदवार को डिनाइंग अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से वंचित करने का औचित्य साबित करना चाहिए। ये ऐतिहासिक डिसीजन है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात की गई है। क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी बन सकता है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि CSR कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर प्रॉपर्ली कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाला पहला देश बन गया है। याद रखिएगा, जब भी कोई पहली चीज होती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन निश्चित रूप से बनने की संभावना बढ़ जाती है। वर्ष 2014 से वर्ष 2023 तक CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में 1.84 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कृषि जो भारत की 47% पॉपुलेशन को रोजगार देती है और जीडीपी में 16.73% का योगदान देती है। रिसोर्सेज डिग्रेडेशन यानी संसाधनों के क्षरण, स्थिर आय और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करती है। CSR प्रयास तेजी से स्थिरता पर केंद्रित है और 23% कंपनियां पर्यावरणीय यानी इन्वायरमेंटल टारगेट्स को प्रायोरिटी दे रही हैं। हालांकि मुख्य चुनौती एग्रीकल्चर से संबंधित CSR प्रोजेक्ट पर स्पष्ट रिपोर्टिंग की कमी है। CSR गतिविधियों को व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिससे विशेष रूप से कृषि स्थिरता के लिए फंडिंग को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। पारदर्शिता और प्रभाव में सुधार करने के लिए कृषि को एक अलग CSR क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो इन सारे बिंदुओं को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं ये। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ RCEP CPTPP। नीति आयोग के CEO BBR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत को RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ट्रांस पैसिफिक भागीदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का हिस्सा होना चाहिए। वर्ष 2013 में वार्ता में प्रवेश करने के बाद भारत वर्ष 2019 में RCEP से बाहर निकल गया। RCEP ब्लॉक में 10 आसियान समूह के सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार,
सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम शामिल हैं और 6 FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साझेदार जिनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं। भारत को RCEP और CPTPP यानी ट्रांस पैसिफिक भागीदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते का हिस्सा होना चाहिए और इसका सदस्य बनना चाहिए। CPTPP 5 महाद्वीपों में फैला एक फ्री ट्रेड ब्लॉक है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP से है। OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन वर्ष 2024 में 10 वर्ष पूरे करेगी। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी जब केंद्र में नई सरकार भाजपा की आई थी। OROP यह सुनिश्चित करता है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले रिटायर्ड होने वाले सैन्य कर्मियों को उनकी रिटायरमेंट की तिथि की परवाह किए बिना समान पेंशन मिले। यह इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, वेतनमान में बदलाव और समय के साथ बदलती सेवा शर्तों के कारण होने वाली पेंशन असमानताओं को दूर करता है। यह योजना अलग अलग अवधि के रिटायर्ड लोगों के बीच डिफरेंस यानी अंतर को कम करने के लिए समय समय पर पेंशन को अपडेट करके भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेनिफिट यानी लाभान्वित करती है। मुख्य विशेषताएं ये हैं कि 7 नवंबर वर्ष 2015 को जारी OROP ऑर्डर ने एक समान पेंशन प्रणाली की स्थापना की जो यह गारंटी देता है कि रिटायर्ड रक्षा कर्मियों को समान पेंशन मिले जिससे सैन्य पेंशन में निष्पक्षता और समानता आए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये ज्योग्राफी सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडोनेशिया अनदर वॉल्केनिक इरप्शन प्रॉम्प्ट हाईएस्ट एविएशन अलर्ट। इंडोनेशिया में पूर्वी नुसा तेंगारा प्रोविंस में माउंट लबोटोबी आज फिर से फट गया जिससे 5000 मीटर तक की ऊंची राख का एक स्तंभ फूटा और उच्चतम विमानन अलर्ट जारी किया गया। माउंट लेबोटोबी रविवार को देर रात फटा जिसके परिणाम स्वरूप 10 लोगों की मौत हो गई और 63 घायल हो गए। हॉट क्लाउड्स यानी गर्म बादलों और ज्वालामुखी पदार्थों ने सैकड़ों घरों एवं इमारतों को नष्ट कर दिया जिससे क्षेत्र में आग लग गई और 4000 से अधिक निवासियों को वहां से विस्थापित होना पड़ा। 1584 मीटर ऊंचा माउंट लेबोटोबी इंडोनेशिया के 127 एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन UPSC पूछता रहा है इसलिए इसकी लोकेशन फिजिकल मैप पे और पॉलिटिकल दोनों पे जाके एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया कैरिकॉम ज्वाइंट कमीशन मीटिंग फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज। इंडिया कैरिकॉम का फुल फॉर्म ही यही है कि कैरिबियन कम्युनिटी संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक कल वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। कल यानी 7 नवंबर को भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजूमदार ने किया और कैरिकॉम पक्ष का नेतृत्व डोमिनिका के राष्ट्रमंडल सरकार के विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं ऊर्जा मंत्रालय के अस्थायी सचिव की अध्यक्ष सुश्री बारबरा डेली ने किया। वर्चुअल बैठक में कैरिकॉम सचिवालय, कैरिकॉम सदस्य राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त आयोग ने आर्थिक और वाणिज्यिक, कृषि, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन और कैपेसिटी बिल्डिंग, संस्कृति और लोगों से पीपल टू पीपल और लोगों से लोगों के आदान प्रदान सहित भारत और कैरिकॉम के बीच संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।